Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड इवनिंग बच्चों। तो आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई हो। आपका जीवन मंगलमय हो, आप ऐसे तरक्की करते रहो। इससे पहले की जो प्रीवियस क्लास थी उसके अंदर बच्चों अपन ने बात करी थी वीबीटी के बारे में। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है, उससे रिलेशन, उसका रिलेशन कॉम्प्लेक्स से क्या होता है, सारे क्वेश्चंस मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिए। मैंने आपको कहा था कि अगर आपको लिगेंड याद होता है तो एक्चुअली में इस लेसन में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट नहीं होगी। बच्चों उसी केस में लेके आए अपन आज CFT भी इंपॉर्टेंट है। इसे बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसका मतलब होता है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। तो इसके अंदर भी पूरा जो रोल और जो क्रीम रोल है ना, वो सीधा आपका लिगेंड का है। अगर आपको लिगेंड के बारे में यहाँ पे जानकारी है तो लगभग आपको CFT आ जाएगी। देखो CFT की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले CFT को डिफाइंड किया गया आयनिक यौगिकों पर। किस पे किया है? आयनिक यौगिकों पर। अगर अपन देखें तो एक कॉम्प्लेक्स में, अगर अपन डिस्कस करते हैं CFT का बेसिक पढ़ते हैं अपन, है ना। अगर अपन देखें तो एक कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, मेटल होती है। एक कॉम्प्लेक्स में एक मेटल होती है, मेटल से लिगेंड कनेक्ट होता है। ये हो गया। तो साहब ये मेटल है ना, यानी कि मेटल आयन मान लो आप इसको। ये हो जाएगी अपनी मेटल आयन, ठीक है ना। ये मेटल आयन है, ये इसका न्यूक्लियस है और बच्चों ये इसका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये इसका इलेक्ट्रॉन आ गया। अगर अपन इसकी बात करते हैं तो बच्चों ये है अपना लिगेंड और लिगेंड के भी इलेक्ट्रॉन है। तो अपन जानते हैं मेटल और लिगेंड के साथ दो प्रकार के बल युग्म कार्य करते हैं। अगर अपन बलों की बात करें तो दो प्रकार के बल यहाँ पे लगते हैं। पहले बल की जो बात करते हैं, पहले फोर्स की अगर अपन बात करें तो बच्चों वो होता है आकर्षण बल। अगर अपन आकर्षण बल की बात करें तो किसके बीच में होगा? मेटल का तो न्यूक्लियस होगा और लिगेंड का क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। दोनों अपोजिट हैं, इसलिए क्या होगा? आकर्षण होगा। तो अपन बोल सकते हैं जो आकर्षण बल है वो होता है धातु आयन के नाभिक तथा लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के मध्य क्या लगता है? आकर्षण बल लगता है। बच्चों सबसे पहले अपन CFT का बेसिक सीख रहे हैं। अगर अपन को जनरली इसका बेसिक आ जाता है ना तो इसके क्वेश्चन तो अपन को आएंगे, ठीक है ना। चलो दूसरे की बात करते हैं। दूसरा क्या होता है कि सर जी प्रतिकर्षण बल होता है। लो साहब ये प्रतिकर्षण बल ले लो। अच्छा अब देखो कैसे होगा। तो प्रतिकर्षण कैसे होता है? जब सेम चार्ज होता है तो आपके मेटल जो दिख रही है, मेटल का इलेक्ट्रॉन और लिगेंड का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके बीच में, तो अपन लिख सकते हैं धातु आयन के इलेक्ट्रॉन तथा लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, ये हो गई इसकी कहानी। बच्चों इसमें एक कॉमन वर्ड आएगा आपके सामने, उसे बोलते हैं समभ्रंश कक्षक। ये आपको याद होना चाहिए कि एक्चुअली में समभ्रंश कक्षक क्या होते हैं। देखो सम का मतलब होता है समान, सम का मतलब क्या होता है? समान। और भ्रंश का मतलब होता है कि क्या होता है? समभ्रंश कक्षक में क्या होता है कि जो वे कक्षक जो ऊर्जा और आकृति में समान होते हैं। मैंने बोला वे कक्षक जो ऊर्जा तथा आकृति में, वे कक्षक जो ऊर्जा तथा आकृति में समान होते हैं उन्हें डिजनरेट ऑर्बिटल यानी कि समभ्रंश कक्षक कहते हैं। ये आपको याद करना है ना। बार बार वर्ड आएगा ये, तो अपन केवल बेसिक पढ़ रहे हैं ना। क्या होगा? समभ्रंश कक्षक कैसे होते हैं? वे कक्षक जो ऊर्जा और आकृति में समान होते हैं। अब बच्चों यहां पर अपन ले रहे हैं डी ऑर्बिटल्स। अपन को डी ऑर्बिटल की स्टडी करनी है। अब बच्चों अपन को यह भी पता होना चाहिए कि डी ऑर्बिटल्स कौन कौन से होते हैं, डी कक्षक कौन कौन से होते हैं। तो बच्चों एक तो होता है अपना DXY, आगे चले एक होता है अपना DYZ, और आगे चले एक होता है DXZ, और आगे चले
एक होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और आगे चले तो बच्चों एक होता है डी जेड स्क्वायर। कितने होते हैं टोटल? टोटल होते हैं अपने 5, और इनमें से जो आपको ये 3 दिख रहे हैं, ये आपको 3 दिख रहे हैं बच्चों, इन्हें बोलते हैं T2G सेट, यानी कि T2G ऑर्बिटल्स। T2G सेट ऑर्बिटल्स बोला जाता है इनको, तो आपको याद रखना है। कोई पूछे T2G सेट ऑर्बिटल कितने होते हैं? सर 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है DXY, एक होता है DYZ, और एक होता है DXZ। ठीक है ना। अगर अपन इन दोनों की बात करते हैं तो इन दोनों को बोलते हैं अपन EG सेट ऑर्बिटल, EG सेट ऑर्बिटल। ठीक है, इन दोनों की अपन ने बात कर ली। अच्छा, डी कक्षकों को अपन कैसे लिखते हैं? 5 होते हैं ना, 1 2 3 4 और 5। तो ये कक्षक ऊर्जा और आकृति में समान होते हैं, इसलिए अपन इनको क्या बोलते हैं? समभ्रंश कक्षक बोलते हैं। तो आप इसको मान लो अपनी इच्छा से, इसको DXY मान लो, इसको DYZ मान लो, इसको DXZ मान लो, इसको DX स्क्वायर वाई स्क्वायर मान लो, और इसको DZ स्क्वायर मान लो। यहाँ से लेके 3 तक के तो आपके हो जाएंगे T2G, और यहाँ तक हो जाएगा आपके EG। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। अब बच्चों देखो, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का मतलब क्या होता है? जब धातु आयन के कक्षक, आप देखना, जब धातु आयन के कक्षक लिगेंड के क्लोज होते हैं, जब धातु आयन के कक्षक लिगेंड के नजदीक होते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो अधिक प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं। रिपीट कर रहा हूं, जब धातु आयन के कक्षक लिगेंड के नजदीक होते हैं तो बच्चों वो प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं, जिससे क्या होता है? Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो बच्चों अपन बात कर रहे थे CFT के बारे में। मैंने आपसे कहा, मैं आपसे कह रहा हूं क्या होता है CFT के अंदर? जो धातु आयन के कक्षक होते हैं, अगर वो लिगेंड के नजदीक होते हैं तो क्या करते हैं? अधिक प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, जिससे क्या होता है? धातु आयन के कक्षकों की समभ्रंशता नष्ट हो जाती है। और समभ्रंशता नष्ट होने का मतलब है कि धातु आयन के जो समभ्रंश कक्षक होते हैं वो 2 भिन्न ऊर्जा स्तरों में डिवाइड हो जाते हैं। 2 भिन्न का मतलब एक की ऊर्जा का मान कम होगा और एक की ऊर्जा का मान ज्यादा होगा। ये जो कार्यक्रम होता है ना, वो लिगेंड के क्रिस्टल क्षेत्र के कारण होता है, इसलिए इसे बोलते हैं क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत या क्रिस्टल क्षेत्र। अब जो 2 आपके भिन्न कक्षक हैं उनके बीच में जो ऊर्जा का अंतर निकलेगा बच्चों, से बोलेंगे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। क्या बोलेंगे? क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। दोबारा बोल देता हूं मैं, कहानी है कि धातु आयन के जो कक्षक लिगेंड के अधिक निकट होते हैं वे अधिक प्रतिकर्षण का अनुभव करते हैं, जिससे क्या होता है? धातु आयन के कक्षकों की समभ्रंशता क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है, और धातु आयन के समभ्रंश डी कक्षकों का 2 भिन्न ऊर्जा स्तरों में विभाजन हो जाता है। और ये जो विभाजन होता है वो लिगेंड के क्रिस्टल क्षेत्र के कारण होता है, इसलिए बच्चों इसको बोला जाता है क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। और दोनों समूहों में विभाजित कक्षकों के बीच में जो अंतर होता है उसे बोलते हैं अपन क्या? उसे बोलते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। बच्चों मैंने 2 बार बोला है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ठीक है। अब इस बात को अपन यहां लिखने वाले हैं। देखो क्या होगा, अपन बात कर रहे हैं मेटल के साथ लिगेंड और एक्स। तो मैंने यहां से लिख रहा हूं, ध्यान रखना, और यहां से आपको क्या करना है? डेफिनेशन लिखना है। मैंने बोला धातु आयन, देखते रहना क्या लिख रहा हूं, धातु आयन के वे कक्षक, धातु आयन के वे कक्षक जो लिगेंड के नजदीक होते हैं, जो लिगेंड के नजदीक होते हैं वह प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं। फलस्वरूप धातु आयनों के कक्षकों की
समभ्रंशता नष्ट हो जाती है और इन समभ्रंश कक्षकों का दो भिन्न ऊर्जा स्तरों में क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है जो किसके कारण होता है? लिगेंड के क्रिस्टल क्षेत्र के कारण होता है। लिगेंड के क्रिस्टल क्षेत्र के कारण होता है। इसे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहते हैं। और दोनों समूहों में, आगे लिख सकते हैं, और दोनों समूहों में विभाजित कक्षकों के मध्य ऊर्जा अंतर को क्या बोलेंगे बच्चों? क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा बोलते हैं, CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहते हैं। बच्चों थोड़ी कॉम्प्लिकेट स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लिकेट डेफिनेशन है, तो आप थोड़ा ढंग से पढ़ना, इसको 2-3 बार पढ़ना। यहाँ से देखो क्या होता है, साफ धातु आयन के कक्षक होते हैं। अच्छा, क्या करते हो? लिगेंड के पास आते हैं, नज़दीक आते हैं, उससे क्या होता है? प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेंगे, जिससे क्या होगा? धातु आयन के कक्षकों की समभ्रंशता नष्ट हो जाती है। ठीक है ना? अच्छा, समभ्रंशता नष्ट हो जाएगी तो क्या होगी? दो भिन्न ऊर्जा स्तरों में क्या होता है? विपाटन होता है। साबित किसके कारण होता है? लिगेंड के कारण होता है। इसे क्या बोलते हैं? क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहते हैं। और जो दोनों कक्षक हैं उनके बीच में जो ऊर्जा होगी या ऊर्जा का जो अंतर निकलेगा उसे बोलेंगे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहते हैं। आगे मेरी बात समझ में? अब देखो बच्चों क्या है, अपन ने अभी भी पढ़ा है थोड़ी देर पहले, एक तो पढ़ा है अपन ने T2G सेट और एक पढ़ा है अपन ने EG सेट। इन दोनों के अपन को अच्छे से स्टडी करनी है। अपन जानते हैं T2G सेट में कौन कौन से आते हैं? एक तो DXY आता है, एक DYZ आता है और एक DXZ आता है। अगर अपन EG सेट की बात करें तो एक होता है DX² Y² और एक होता है DZ²। सबसे पहले बच्चों अपन बात कर रहे हैं, अच्छा, क्रिस्टल से विपाटन ऊर्जा की बात कर रहे हैं। बच्चों अपन यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, क्रिस्टल क्षेत्र जो विपाटन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन दो प्रकार से। एक तो पढ़ेंगे अपन अष्टफलकीय के लिए, मैं लिख देता हूँ, एक तो पढ़ेंगे अपन अष्टफलकीय संकुलों के लिए और एक पढ़ेंगे अपन चतुष्क फलकीय संकुलों के लिए। इन दोनों की अपन को स्टडी करना है। तो अष्टफलकीय संकुलों को क्या बोलेंगे? देखो डेल, ये तो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, और ओ लगाते क्या हो जाएगा? ऑक्टस। डेल ऑक्टस, ऑक्टस का मतलब ऑक्टाहेड्रल, और इसको कैसे पढ़ेंगे? डेल टी। तो ये जो कार्यक्रम पढ़ रहे हैं अपन यहाँ पर, ये किसके लिए पढ़ रहे हैं? ये पढ़ रहे हैं अपन ऑक्टस के लिए। अगर आपको ऑक्टस याद है तो सब याद है। देख कैसे, ये तो रहा DXY, क्या ये रहा आपका DXY। आगे चलते हैं, ये हो जाएगा आपका DYZ, ये हो जाएगा आपका DXZ। इधर आगे चले तो इधर क्या होगा? एक हो जाएगा DX² Y² और एक हो जाएगा बच्चों DZ²। अब सुनो आप साहब, T2G सेट में क्या होता है? T2G सेट के अंदर जो पालियां होती हैं, बात कर रहे हैं अष्टफलकीय, जो पालियां होती है बच्चों वो अक्षों के मध्य होती है। देखो अक्षों के मध्य, ये अक्षों के मध्य हो रही है। तो जब अक्षों के मध्य हो रही है और ये आपके एक्सिस है तो दूर है, डिस्टेंस ज़्यादा है ना, तो DXY DYZ DXZ इनमें जो पालियां होती हैं वो अक्षों के मध्य होती हैं। इसलिए क्या होता है? यहाँ पर प्रतिकर्षण बल का मान न्यूनतम होता है। और अपन जानते हैं जहाँ प्रतिकर्षण बल का मान न्यूनतम होगा उसकी एनर्जी का मान भी कम होगा। ये किसके लिए बनाया आपने? X और Y के लिए। सेम यही केस कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा।
T2G सेट में जो पालियां होती है बच्चों वो अक्षों के मध्य उपस्थित होती है। अतः अक्षों के मध्य उपस्थित होने के कारण प्रतिकर्षण बल का मान न्यूनतम होता है और जिसकी ऊर्जा का न्यूनतम होता है, अतः इनकी ऊर्जा का मान कम होता है। इसलिए अष्टफल के संकुलों में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में आता है? T2G सेट ऑर्बिटल्स में आता है। इसको आपको याद रखना है। इसकी बात करें EG सेट के अंदर जो पालियां होती है बच्चों वो अक्षों के ऊपर होती है। देखो आप, अब अक्षों के ऊपर होगी तो नॉर्मली अपन जानते हैं प्रतिकर्षण बल ज्यादा होगा। जब प्रतिकर्षण बल ज्यादा होगा तो अपन ये भी जानते हैं क्या एनर्जी का मान ज्यादा होगा और एनर्जी का मान ज्यादा होने पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लास्ट में जाएगा। तो अपन क्या बोल सकते हैं? अपन बोल सकते हैं यहाँ पर कहानी क्या हो सकती है? T2G सेट यानी कि dxy dyz और dxz में पालियां अक्षों के मध्य उपस्थित होती हैं। अतः क्या होगा? अतः प्रतिकर्षण बल का मान न्यूनतम होने के कारण इनकी ऊर्जाओं का मान या इनकी ऊर्जा का मान कम होता है। ठीक है ना? अतः अष्टफलकीय संकुलों में इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम निम्न ऊर्जा के कक्षक T2G में क्या करेगा? प्रवेश करता है। ये लाइन आपको याद रखनी है बस। मेरे ख्याल से याद हो गया होगा। और EG की लिखने की जरूरत है ही नहीं मेरे को। क्यों यार? EG कक्षकों में तो क्या होते हैं आप जानते हैं, जो पालियां होती है वो अक्षों के मध्य होती है। अब XYZ में क्या होता है? लिगेंड के द्वारा प्रतिकर्षण ज्यादा होता है। अब प्रतिकर्षण ज्यादा होगा तो बच्चों एनर्जी का मान ज्यादा होगा। और अपन एक नियम पढ़ा 11th क्लास में, सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा वाले कक्षकों में प्रवेश करता है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। थोड़ी कॉम्प्लिकेट आपकी डेफिनेशन है, एक दो बार आप पढ़ोगे, यहाँ से पढ़ना, एक दो बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। देखो डेफिनेशन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, ये चीज़ें अपन से एग्जाम में नहीं पूछता है। लेकिन बच्चों मैंने आपसे कहा था CFT क्या इतनी खतरनाक नहीं है। अगर अपन को बेसिक समझ में आ गया सब आ गया, और अगर बेसिक नहीं आया तो बच्चों कुछ भी नहीं आए। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आई होप बच्चों आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। अब बच्चों यहां पर अपन को दो डायग्राम याद करने हैं। मैं डायग्राम लिख देता हूं जो एग्जाम में आपके आते हैं। देखो पहला डायग्राम है अष्टफलकीय संकुलों, क्या होगा? डेल ऑक्टस। अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा आरेख किसके लिए पढ़ रहे हो आप? डेल ऑक्टस के लिए पढ़ रहे हो। क्या बोलेंगे? डेल ऑक्टस। बच्चों इसे बोलेंगे ऑक्टस, है ना? तो ये अपन को निकालना है, इसका डायग्राम बनाना है अपन को। बहुत आसान है डायग्राम बनाना। देखो डायग्राम कैसे बनाएंगे? डायग्राम बनाएंगे, पूरी कहानी एनर्जी की है तो अपन यहाँ पे एनर्जी ले लेते हैं। ये तो हो जाएगी, क्योंकि दो डायग्राम बनेंगे इसलिए मैं छोटा बना देता हूं। ये बच्चों हो गई एनर्जी यानी कि ऊर्जा। अब सुनो, यहां पर अपने डी ऑर्बिटल्स होते हैं। देखो ये डी ऑर्बिटल्स ले लेता हूं मैं, ये डी कक्षक।
तो कितने होते हैं 5, 1 2 3 4 और ये हो जाएंगे 5। ठीक है, अब क्या निकालेंगे अपन, गोलीय क्रिस्टल क्षेत्र में डी कक्षकों की औसत ऊर्जा निकालेंगे। तो औसत ऊर्जा अपन यहां निकाल देते हैं, ये 1, ये 2 3 4 और 5। अब क्या होगा, समभ्रंश डी कक्षकों की समभ्रंश डी कक्षक होंगे, दो भिन्न ऊर्जा स्तरों में डिवाइडेड होंगे, ये डिवाइडेड हो गए। अपन ने बात करिए, अपन ने क्या बात करिए, अपन ने बात करिए कि जिसकी एनर्जी का मान कम होता है वो नीचे आता है। तो अपन जानते हैं अष्टफल के संकुलों में T2G कक्षा की ऊर्जा का मान कम होता है और EG जो कक्षाएं होती है उसकी ऊर्जा का मान क्या होता है, ज्यादा होता है। तो बच्चों ये अपन ने बनाया एक प्रारूप। अब इस प्रारूप में अपन को फिलअप करना है अपन ने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। देखो सबसे पहले बात करते हैं, ये क्या है, ये तो है आपके डी ऑर्बिटल्स यानी कि डी कक्षक, जो कैसे हैं, डी कक्षक कैसे हैं, ऊर्जा और आकृति में समान हैं, इसलिए इन कक्षकों को क्या बोलते हैं, समभ्रंश कक्षक। कौन कौन से हैं लिखना है आपको, देखो dxy है, ये dyz है, ये dxz है, ये dx स्क्वायर y स्क्वायर है और बच्चों ये हो जाएगा dz स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये क्या है, गोलीय क्रिस्टल क्षेत्र में, गोलीय क्रिस्टल क्षेत्र में डी कक्षकों की क्या होगी बच्चों, औसत ऊर्जा। क्या होगी, औसत ऊर्जा। ठीक है ना, क्या बोलेंगे अपन इसको, औसत ऊर्जा। अच्छा ये कौन कौन सी होती है ये पता है अपन को, अगर अपन यहां से लेके यहां तक चले तो बच्चों ये तो होता है T2G सेट और यहां तक चलेंगे तो ये होता है EG सेट। अब T2G कौन सा होता है, EG कौन सा होता है, इसके बारे में अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्या है, देखो बात कर रहे हैं अपन औसत, इसे बोलते हैं बच्चों बेरी सेंटर। और बेरी सेंटर का मतलब होता है कि औसत, देखो आप औसत निकाल रहे हो, दोनों का बराबर मतलब दोनों बराबर जगह पर हैं, बीच का पॉइंट लगा दिए, यहां पर एनर्जी का मान क्या इक्वल हो जाता है दोनों जगह, है ना। अब देखो जैसे इसका मान है, ये कौन सा सेट है, अपन जानते हैं इसको बोलते हैं T2G सेट, ये अपन ने लिख दिया T2G सेट ऑर्बिटल। और अगर अपन इसकी बात करते हैं तो बच्चों ये हो जाएगा अपना EG सेट ऑर्बिटल। अब देखो ये कौन कौन से हैं अपन को लिखना है, देख कौन कौन से हैं। एग्जाम में डायग्राम पूछता है इसका, dxy dyz और dxz क्या है, ये आपके T2G है, लेकिन यहां पर क्या है, प्रतिकर्षण कम है। तो प्रतिकर्षण कम होने के कारण यहां पर इस जगह पर क्या है बच्चों, इस जगह पर एनर्जी कम, यानी कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा। अच्छा इसकी बात करते हैं तो ये क्या है आपका, ये तो है dx स्क्वायर y स्क्वायर और ये हो जाएगा dz स्क्वायर। यहां पर क्या होगा, यहां पर होगी आपकी एनर्जी अधिक। ठीक है ना। अब देखो इसकी वैल्यू निकालनी है, देखो 1 2 3 ये तो हो गए, ऊपर लिखना है 3, है ना। और टोटल डी कक्षक कितने होते हैं 5, अपन क्या बोल सकते हैं 0.6, क्या बोल सकते हैं 0.6। इसका मान निकाले तो ये आ गया 2। टोटल कितने होते हैं सर 0.5, टोटल 5 होते हैं तो 0.4 आ गया। ठीक है ना। 0.6 को अपन क्या लिख सकते हैं 6 DQ लिख सकते हो, DQ ये डाकू नहीं है, है ना। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं 4 DQ, यहाँ पे DQ का कोई मतलब नहीं, बस अपन लिखते हैं सिंबल के रूप में। CFC को जब प्रदर्शित करते हैं यानी क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा को जब लिखते हैं तो DQ लिखते हैं अपन, आप कैपिटल भी लिख सकते हो। अगर अपन यहां से लेके यहां तक का अंतर निकाले तो देखो 0.6 4 कितना होगा 10 DQ, आप ऐसे भी लिख सकते हो, बराबर 0.6 0.4 कितना होगा 1, तो आप लिख सकते हो 10 DQ बराबर है 1.0 डेल ऑक्टस। बच्चों ऐसे है, ये कैसे लिखा देखो 1 2 3 ऊपर लिख दिया 3, टोटल कितने होते हैं 5, 0.6 को लिख सकते हैं 6 DQ, डाकू मत लिख देना, 2/5 0.4 4 DQ, इन दोनों को जोड़ो 6 4 10 DQ, इन दोनों को जोड़ो तो 10 DQ इज इक्वल टू 1.0 डेल ऑक्टस, और अपन ऑक्टस ही तो पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। अब मैंने आपसे कहा कि बच्चों ये एवरेज है, ये एवरेज। अब औसत कैसे निकालेंगे, अभी निकालते हैं, देखो कैसे निकालेंगे आप, देखो 1 2 और 3 कितना टोटल 3 है और इधर कितना है 0.4, तो आप 0.4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना जाएगा 4 3 12, कितना है टोटल 1.2। सही है। चलो आगे चलते हैं, इधर कितने हैं आपके 0.6,
भाई यहाँ पर तो 0.6 है ना, तो 1 और 1 2, तो यहाँ भी क्या करो आप 0.6 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे आप 2 से, तो यहाँ भी क्या आएगा आपके पास 1.2, कितना जाएगा आपके पास 1.2। एक बार देखो कैसे कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो नीचे एनर्जी का मान कम है तो अपन लिख सकते हैं माइनस, और ऊपर एनर्जी का मान ज्यादा है, इसलिए अब देखो इधर बच्चों यहां पर भी आ रहा है प्लस का 1.2, यहां पे आ रहा है माइनस का 1.2, फिनिश हो गए दोनों। तो देखो जीरो आ गया ना, इसलिए क्या होता है, ये बेरी सेंटर होता है जो क्या प्रदर्शित करता है, औसत को प्रदर्शित करता है, इसलिए अपन ने ऐसा लिखा। दोबारा सुन लो, देखो बच्चों डी कक्षक, ये गोलीय क्रिस्टल क्षेत्र में डी कक्षकों की औसत ऊर्जा, चलो साहब अपन ने क्या करा, दो भिन्न ऊर्जा स्तरों में विपाटन हुआ, T2G सेट EG सेट। T2G सेट में क्या क्या होते हैं, DXY DY पता है, एनर्जी का मान कम है। अब 1 2 3 3 को ऊपर लिख लिया, तो टोटल कितने होते हैं 5, 0.6 या 6 DQ, 1 और 1 2, ये 2 आ गया बटा 5, 0.4 4 DQ। नीचे एनर्जी का मान कम है इसलिए माइनस लिख दिया, ऊपर एनर्जी का मान ज़्यादा इसलिए प्लस लिख दिया, और बीच वाला क्या होता है आपका बेरी सेंटर होता है। लेकिन बच्चों अगर अपन इसकी जगह बात करते हैं, जैसे मैं यहाँ बोलूँ अब चतुष्क फलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा आरेख आपको बनाना है, यानी कि अपन किसके लिए निकाल रहे हैं, डेल टी के लिए निकाल रहे हैं। इसके लिए बस ध्यान रखना सब कुछ सेम होता है, बस इसमें क्या होता है T2G कक्षक चल जाता है ऊपर और EG कक्षक आ जाते हैं नीचे, मतलब T2G कक्षक की एनर्जी का मान ज़्यादा हो रहा है। अब एनर्जी का मान ज़्यादा है तो जो पालियाँ थी ऐसे है ना, वो पाले क्या करती है, अक्षों के ऊपर आ जाती है घूमते घूमते, और EG सेट में क्या होती है, जो पालियाँ अक्षों के ऊपर होती है वो अक्षों के मध्य जाती है, इसलिए क्या होता है कि उसके वाले की एनर्जी बढ़ जाती है और इस वाले की एनर्जी घट जाती है। तो देखो सारा परफॉर्मा सेम रहेगा आपके, अगर अपन इसका परफॉर्मा बनाते हैं जैसे 1 2 3 4 और ये 5, ये आपके से हो जाएगा। थोड़ा सा आगे चले 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। इसका क्या करते हैं, दो भिन्न ऊर्जा स्तरों में अपन विपाटन कर देते हैं। अब की बार क्या होगा, अब की बार EG सेट ऊपर न होकर नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका EG सेट। ठीक है, अब अपन को इसको कैलकुलेट करना है या इसको भरना है। कौन कौन से ऑर्बिटल है, ये तो है DXY। सबसे पहले तो इधर लिखो एनर्जी DXY DYZ, अब तो याद हो गया होगा DXZ, DX स्क्वायर वाई स्क्वायर और DZ स्क्वायर। ठीक है, कौन से हैं आपके D ऑर्बिटल्स। चलो ये क्या है आपका गोलीय क्रिस्टल क्षेत्र में डी कक्षकों की औसत ऊर्जा कौन सा होगा, यहां से लेके यहां तक तो होगा आपका T2G और यहां तक क्या होगा आपका EG। ठीक है, ये कौन सा है आपका, ये सेट हो जाएगा आपका T2G सेट, और इस सेट की बात करें बच्चों ये हो जाएगा EG सेट, और अगर अपन बात करें बीच का तो इसे बोलते हैं बेरी सेंटर, जो किस बात को इंडिकेशन करता है, एवरेज यानी कि औसत को। ये कौन सा है, DXY DYZ और DXZ। अब की बार यहाँ पर T2G सेट की क्या है, T2G सेट की एनर्जी हो रही है बच्चों अधिक, अधिक हो रही है, किस में लिखोगे प्लस, यहाँ पर क्या हो रहा है इसको ले लो DX स्क्वायर वाई स्क्वायर और DZ स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो रहा है आपके, यहाँ पर हो रहा है एनर्जी कम। तो ध्यान रखना आप चतुष्फल के संकुलों में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में आता है, EG कक्षकों में आता है। ठीक है, अच्छा इसका मान निकालें, इसका मान निकालते हैं। देख कैसे, 1 और 1 2 तो 2, टोटल कितने होते हैं 5, कितना होगा 0.4 बोले तो 4 डाकू, डाकू नहीं है DQ है DQ। इधर क्या होगा 1 2 3 यानी कि 3/5, 3/5 बोले तो 0.6 बोले तो 6 DQ। अब आप दोनों को देख लो, जोड़ के देख लो, पहले 6 और 4 को जोड़ो आप, कितना होगा 10 DQ आ गया ना 10 DQ, और इसका मान कितना जाएगा आपकी बार 1 डेल टी, भाई 1 डेल टी तो होगा ऑक्टस हो जाएगा, तो बराबर किसके हो जाएगा, आप लिख सकते हो 1.0 डेल टी। ठीक है,
अब डिफरेंस देख लेते हैं। देखो 1 और 1 2, तो क्या होगा इधर कितना है आपके पास 0.6, तो देखो माइनस 0.6 इंटू 2 कितना होगा माइनस का 1.2, इधर कितना होगा 3 है आपके पास, तो प्लस के 0.4 इंटू 3 कितना हो जाएगा प्लस का 1.2 हो गया ना अंतर, 4 × 12 हो गया ना, तो ऊपर 1.2 नीचे माइनस का 1.2, इसका मतलब क्या हो रहा है बीच में एनर्जी का मान इक्वल होता है, इसलिए बच्चों अपन लिखते हैं एवरेज। हालांकि ये चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी समझने के हिसाब से आपको चीज़ आना चाहिए। तो बच्चों एग्जाम के अंदर आपसे ऐसे अष्टफल के संकुलों के लिए और चतुष्फल के संकुलों के लिए डायग्राम पूछता है, इतना सा कहता है कि भैया जी अष्टफल के संकुल के लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का सिर्फ डायग्राम बना दे। बच्चों ये बेसिक चल रहा है, अभी अपन के इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो आप पढ़ेंगे, लेकिन अपन को बच्चों ये चीज़ जरूर आनी चाहिए। अगर अपन को ये चीज़ नहीं आती है तो फिर अपन को कुछ नहीं आता है। एक बार इसको देखो, स्क्रीनशॉट लो।